समय 5 मिनट। यसपछि माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता। धन्यवाद सभामुख महोदय। मैं इस बहस में सबसे पहले कोरोना की अवस्था के बारे में ही बात शुरू करना चाहूँगी। हम लोगों की जानकारी में आई है कि 10 अरब रुपए खर्च हुए हैं। वो कहाँ रुपया खर्च हुआ है, किसके पास क्या है? जो स्थानीय जनता जो कोरोना से लड़ रही है, स्थानीय सरकार जो कोरोना से लड़ रही है, उसको केंद्र ने 1 पैसा नहीं दिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय में इसी बीच में काफ़ी सारे ट्रांसफ़र हुए हैं, बड़े उच्च पदस्थ पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा छिपा के किया जा रहा है जो जनता को नहीं जानना चाहिए और इसलिए पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र हो रहा है? इस बारे में निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हमारी मांग रहेगी कि कोरोना के बारे में जिस ढंग से बजट 10 अरब खर्च हुआ है उसके बारे में सरकार जानकारी कराए। मैं यही भी ये जोड़ना चाहती हूँ सभामुख महोदय कि इस बार का जो बजट आया है, कोरोना के नाम पे स्वास्थ्य में बहुत लगानी, बहुत सारे परियोजना की बात आई है, लेकिन कोरोना से प्रभावित जनता को कैसे राहत देना है और कैसे पुनर्स्थापित करना है उस बारे में यह बजट बिल्कुल मौन है। ये सरकार की असंवेदनशीलता ये हर एक दृष्टिकोण से निंदनीय है। सभामुख महोदय, अब मैं बजट के कुछ थोड़े से बेसिक, जिसको बोलते बेसिक स्ट्रक्चर पे, आधारभूत संरचना पे मैं ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ। कुल बजट 14 खरब 74 अरब 64 करोड़, चालू तरफ 9 खरब 48 अरब 94 करोड़, जो कि कुल बजट का 64.4% है। और पूंजीगत खर्च के तरफ 3 खरब 52 अरब 91 करोड़। यही तथ्यांक अपने आप में पर्याप्त है ये साबित करने के लिए कि बजट बिल्कुल आधारभूत रूप में ही ये बजट त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर चालू खर्च पूंजीगत खर्च से लगभग 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ पे जनता का विकास क्या होगा? ये तो रेगुलर खर्च में, वो भी मैं यहाँ पे क्या कहना चाहूँगी कि राजस्व के द्वारा देश में इस बार अनुमान किया गया है 8 खरब 89 करोड़ 89 अरब 72 करोड़। राजस्व से जितना पैसा रकम संकलन होने जा रहा है, उससे भी ज़्यादा चालू तरफ में, चालू बजट में पैसा विनियोजन हुआ है। सरकार की क्या सोच है? ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कोई भी अच्छा बजट जो होता है वह राजस्व से जितनी आय होती है उसी सीमा के अंदर में चालू खर्च को रखा जाता है। अब मैं जो दूसरी बात ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ सभामुख महोदय, यह वित्तीय व्यवस्थापन के बारे में, जिसमें कि 1 खरब 72 अरब 79 करोड़ 89 करोड़ प्रदेश के लिए दिया गया है वित्तीय व्यवस्थापन के लिए, जिसमें प्रदेश के लिए 55 अरब 19 करोड़, स्थानीय तह के लिए 90 अरब 5 करोड़। और अगर इसी को ही देखा जाए तो इन 2 तथ्यांकों के आधार पर कोई भी स्पष्ट रूप से कह सकता है कि यह बजट संघीयता विरोधी है। राजस्व से ही अगर हमारे पास 8 करोड़ पैसे आ रहे हैं, 8 खरब, और हम संघीय और प्रदेश के लिए सिर्फ 55 अरब और 90 अरब पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब यह बजट बिल्कुल संघीयता को कमज़ोर करने के लिए है। अब मैं सशर्त अनुदान में भी कुछ पैसा रखा गया है, लेकिन वहाँ पे जो 36 अरब 35 करोड़ रुपया स्थानीय के लिए 1 खरब 61 अरब, यहाँ पर ये बिल्कुल सरकार इसमें विभेद करेगी। जहाँ पे सरकार के अपनी पार्टी के लोग जीते होंगे वहाँ पे ये सशर्त अनुदान जाएगा, अन्य लोगों को नहीं जाएगा। इस ढंग से बजट में जो विभेद की जो अवस्था है वो इसमें इनग्रेन्ड है। अब मैं थोड़ा सा सभामुख महोदय जाऊंगी ऋण के तरफ। ये जो 14 खरब का जो लगभग 15 खरब का जो बजट है, इसमें कहा गया है कि हम राजस्व से 8 खरब और 89 अरब 89 या अरब होगा या 72 करोड़ पैसा लिया जाएगा, मतलब राजस्व से आएगा। वैदेशिक अनुदान में 60 अरब 52 करोड़, और जो कम पड़ता है वो कैसे सरकार पूरा करेगी? तो कह रहे हैं कि 5 खरब 24 अरब जो
कम पड़ता है उसमें वैदेशिक ऋण से 2 खरब 99 करोड़ 99 अरब 50 करोड़ और आंतरिक ऋण 2 खरब 25 अरब के करीब है। सभामुख महोदय, मुझको थोड़ा सा मैं समय लूँगी। जहाँ पर इतना ज़्यादा आंतरिक ऋण सरकार लेगी, वहाँ पे निजी क्षेत्र और सामान्य जनता के पास पैसा कहाँ से जाएगा? कहाँ से जनता सुख और समृद्धि के रास्ते पे जाएगी? कितना परसेंट ऋण, जितना जो जनता पैसा जमा कर रही है बैंक में, अगर वो पैसा जनता को ऋण के रूप में नहीं मिलता है, इसका मतलब कहीं पे कुछ गंभीर त्रुटि है। उसके बाद मैं जुडिशरी पे आती हूँ। सभामुख महोदय, यहाँ पे मुद्दा का इतना ज़्यादा दबाव है, लेकिन जजेज की संख्या या जुडिशरी को रिफॉर्म करने के लिए जिस ढंग का एक बजट आना चाहिए, उस बारे में यह बजट मौन है। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा, बहुत ज़रूरी बात है सभामुख महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातों के पर मेरा ध्यान गया है। पहला कि बंकर से निकाल के बैरक में ले जाया जाएगा। कहाँ पे ले जाया जाएगा? दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ? इसको सरकार स्पष्ट करे। सेना वही जाती है जहाँ पे सीमा विवाद होता है। चीन के तरफ में 36 हेक्टेयर जगह चीन ने कब्जा करके रखा है। क्या सेना का पोस्ट वहाँ बनाया जाएगा? उसके बाद मैं आती हूँ उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात इस बार खुली है बजट में। सभामुख महोदय, ये कहा गया है कि एयर बेस बनाया जाएगा सेना के लिए। कहाँ पे बनाया जाएगा उसमें मौन है। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं समझ रही हूँ 2-3 साल से निजगढ़ में इस एयर बेस को बनाने की तैयारी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है, सत्यता वो नहीं है। निजगढ़ को सेना का बेस बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए निजगढ़ फास्ट ट्रैक को भी सेना को दिया गया है और पथलैया में उतना बड़ा मिलिट्री का कैंप बनाया गया है। सभामुख महोदय, जहाँ पे 3 तरह की सड़कें आके मिलती है, उस जगह पर उतना बड़ा मिलिट्री कैंप बनाने का